जय हिंद। आज के वीडियो में हिंदी के पूरी किताब के यहाँ पर 60 एमसीक्यू बताने वाले हैं। जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप लोगों को यहाँ पर 60 बताने वाले हैं। ये जो आप लोग 60 तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर 101% यही पूछे जाएंगे, इनमें से अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 60 नहीं 120 से यहाँ पर 140 तक हो सकते हैं, क्योंकि दोगुना हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसमें आपके हिंदी गद्य साहित्य, उसके बाद में हिंदी के पद्य साहित्य, उसके बाद में रस छंद अलंकार समास और पर्यायवाची, उसके बाद में शब्द रूप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और आप लोगों को अभी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा, और कमेंट में बताना कि इन 60 में से आपके राइट आंसर कितने हुए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में बताते जाना कि 1 का कौन सा होगा, 2 का कौन सा होगा राइट आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर देखिए क्लास 10th एंड 12th दोनों लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 10th वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं 40 क्वेश्चन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, कहीं पर भी आप लोग स्किप भी मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक विकल्प सही है उसे बताइए। इसमें देखिए ये एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चतुर्सेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठित यहाँ पर कवि हैं थे, गलत। उसके बाद में यहाँ पर भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं कि यहाँ पर अपनी खबर प्रसिद्ध यात्राव्रत है, कि यहाँ पर नीड़ का निर्माण प्रसिद्ध नाटक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें सत्य बता रहा है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा है। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने मालूम थे। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं 60 में से आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूरी पूरा देख लेना। अगला है यहाँ पर अजातशत्रु किस विधा की रचना है। जो अजातशत्रु है ये किस विधा की रचना है, संस्मरण है कि रेखा चित्र है कि नाटक है कि कहानी। जो अजातशत्रु है ये क्या है, यह एक नाटक है। अजातशत्रु हो गया या फिर चंद्रगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन ये देखिए 60 ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को जैसे बताऊंगा कि अजातशत्रु ये किसके मतलब किसकी रचना है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की है, और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त है वो भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से 3-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो मतलब इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, तितली उपन्यास है। जो तितली उपन्यास है ये किसका है, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का कि प्रेमचंद का कि जैनेन्द्र का, यहाँ पर कि यशपाल का। क्या बता रहा है, जो तितली है या जो पूछा जाए तितली किस विधा पर आधारित है, तो यह एक उपन्यास है। और जो पूछा जाए किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखिए किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की कि प्रेमचंद्र की जैनेन्द्र कुमार की यहाँ पर यशपाल। तो देखिए तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ये भी जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है। जो तितली है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। अगला है यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। यहाँ पर ईसा अल्लाह खां है कि लाला श्री निवास दास हैं कि प्रेमचंद है कि यहाँ पर सदा सुखलाल हैं। तो देखिए जो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये श्री निवास दास हैं। क्या है, लाला श्री निवास दास हैं। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, और अभी आप लोगों को बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है। जो भारत दुर्दशा है ये किसकी रचना है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, यहाँ पर रामकुमार वर्मा की, प्रताप नारायण मिश्र की, यहाँ पर राय कृष्ण दास की। जो भारत दुर्दशा है ये किसकी रचना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ये भी हो जाएगा ए वाला, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। भारत जो दुर्दशा है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम माधुरी भी क्या है, इन्हीं की भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना। अगला यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि यशपाल हैं। तो देखिए छठे का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास किसके लेखक हैं, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और रसमीमांसा विचार भी थी, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन था। अभी आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपको केवल वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पर किस शुक्ल युग की समय सीमा है। 1900 से लगाकर यहाँ पर 1920 तक की, 1919 से 1938 ईस्वी तक की, 1925 से और 1940 ईस्वी से की, कोई नहीं। तो देखिए जो शुक्ल युग की वो समय सीमा है कितनी है, 1919 से 1938 तक। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा।
अगला है यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल हैं कि लल्लू लाल हैं कि कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी ईसा अल्लाह खां है। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अगला यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने मालूम हैं। तो देखिए यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए लल्लू लाल हैं कि गोकुलनाथ हैं कि राम प्रसाद निरंजनी है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं? तो देखिए 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये गोकुलनाथ हैं। जो 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर गोकुलनाथ जी हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर कि हिंदी की प्रथम कहानी, यहाँ पर एक कफन है कि ममता है कि इंदुमती है कि यहाँ कोई नहीं? जो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? तो यहाँ पर इंदुमती है। कौन है यहाँ पर? इंदुमती। इसका नाम क्या है? इंदुमती। जो हिंदी की प्रथम कहानी है कौन से? इंदुमती। ये पूछा जाता है। और उसके बाद में अगला यहाँ पर छायावादी महाकाव्य है। इसमें से आपको बताना है कि छायावादी महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है कि साकेत है कि यहाँ पर कामायनी है कि यहाँ पर पद्मावत है? तो देखिए छायावादी महाकाव्य कौन है? तो यहाँ पर ये कामायनी है। ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी महाकाव्य है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये आप लोग ये सभी क्या है? महाकाव्य हैं। लेकिन ये छायावादी युग का है और जयशंकर प्रसाद का ये महाकाव्य है कामायनी। अगला है यहाँ पर रीतिकाल से संबंधित रचना है। बिहारी सतसई है कि आखिरी कलाम है कि यहाँ पर सूरसागर है कि पद्मावत है? तो देखिए रीतिकाल से संबंधित रचना कौन है? तो यहाँ पर बिहारी सतसई हो जाएगी, जिसमें 723 दोहे हैं। और ये किसकी रचना है? ये बिहारी लाल जी की रचना है। और सूरसागर है ये यहाँ पर भक्ति काल की रचना है। और किसकी है? तो यहाँ पर ये सूरदास जी की रचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? उसके बाद में यहाँ पर अगला है 13वां कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। छाया और प्रभा है कि सुधा और हंस है कि सरस्वती की मर्यादा और हंस है? तो देखिए जो प्रेमचंद की ये यहाँ पर कौन है? पत्रिकाएं दो हैं यहाँ पर, ये मर्यादा और हंस है। ये दोनों यहाँ पर पत्रिकाएं हैं। राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। अभी तो बहुत ही कम हुए हैं। सारे आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाना। इतने ही क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर विसल देवरासो रचना है। ये किसकी है? नरपन नल की है कि केदार भट्ट की, जगनिक की, यहाँ पर दलपत विजय? जो विसल देवरासो किसकी रचना है? तो यहाँ पर 14वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। नरपन नल की ये रचना है। जो विसल देवरासो किसकी रचना है? तो नरपन नल की है। अगला यहाँ पर कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, बहुत बार मैंने भी पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने बताया भी है। वृंदावन लाल वर्मा है कि अमृत राय है कि प्रेमचंद है कि कोई नहीं? तो देखिए कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर अमृत राय हैं। और यह एक जीवनी है। क्या है? कलम का सिपाही क्या है? यह एक जीवनी। अगला यहाँ पर धर्मयुग के संपादक कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मतलब धर्मयुग के संपादक कौन थे? यहाँ पर श्री राम शर्मा थे कि प्रेमचंद की, धर्मवीर भारती की, महादेवी वर्मा? तो देखिए इसका राइट आंसर 16वें का हो जाएगा। सी वाला हो जाएगा। धर्मवीर भारती होंगे, क्योंकि धर्मयुग के संपादक कौन है? ये एक पत्रिका थी। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हिंदी का प्रथम कवि थे। हिंदी के जो प्रथम कवि थे कौन थे? सरहप्पा थे कि नहसू थे कि यहाँ पर श्रीनिवास दास थे कि कोई नहीं? तो देखिए हिंदी का प्रथम जो कवि थे वो कौन थे? तो यहाँ पर देखिए 17वें का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। सरहप्पा थे। ये हिंदी के प्रथम कवि थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग जरूरी ही तैयार करके जाना। अगला है यहाँ पर रस मीमांसा के लेखक प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, कोई नहीं? तो देखिए ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है साकेत के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद की, दिनकर की, अज्ञेय की, मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए यहाँ पर साकेत के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए 19वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, मैथिली शरण गुप्त होंगे। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ये जो साकेत है यह एक महाकाव्य किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। अगला यहाँ पर और उसके बाद में दीपदान एकांकी के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है कि जयशंकर प्रसाद हैं कि अज्ञेय हैं कि यहाँ अमृत राय हैं? तो देखिए दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है। और जो अज्ञेय जो पूछा जाए, अज्ञेय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। और इन्होंने प्रथम तार सप्तक का संपादन भी किया था अज्ञेय ने। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने ऐसे ही बता दिया। उसके बाद में यहाँ पर
अगला है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं कि दिनकर हैं, पंत हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर सिंपल सा हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। उसके बाद में और आप लोग जो यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मैंने यहाँ पर हिंदी, उसके बाद में साइंस, मैथ सभी सब्जेक्ट के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला है यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अतीत के चलचित्र किस विधा पर की रचना है? जो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? देखिए एक विधा तो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी ही आएगी। अभी आप लोगों को बताऊंगा रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो आप लोग केवल वीडियो को पूरा देखना। संस्मरण है कि उपन्यास है, रेखा चित्र है कि नाटक? तो देखिए अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर यह एक यहाँ पर रेखा चित्र है। और ये किसकी रचना है? तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला यहाँ पर एक घूंट किसकी रचना है? जो एक घूंट है ये किसकी रचना है? यहाँ पर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद की? अज्ञेय। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो 23वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, बी वाला। जो एक घूंट है ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और यह एक क्या है? नाटक है। अगला यहाँ पर खून के छींटे के रचनाकार हैं डॉक्टर यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की, भगवत शरण उपाध्याय की? कोई नहीं। तो 24वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी वाला होगा, भगवत यहाँ पर शरण उपाध्याय हो जाएगा। खून के छींटे के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर भगवत शरण, यहाँ पर शरण उपाध्याय हो जाएगा। अगला है यहाँ पर भारत भारती की रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त की, दिनकर की, पंत की? यहाँ पर कोई नहीं। देखिए सुमित्रानंदन पंत इसको कहते हैं और इसको रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, इनका शॉर्ट नाम है इससे ही। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 60 ही क्वेश्चन नहीं 120 हो जाएंगे, 100-150 तक हो जाएंगे, तो इतने ही आपको तैयार करना, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगला है यहाँ पर जीरादोई गांव किस लेखक से संबंधित है? जो जीरादोई गांव ये किस लेखक से संबंधित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, दिनकर? आप लोग कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। जो आप लोग पढ़ाई करते होंगे तो इतना तो आप लोग बता ही देंगे, कमेंट में जरूर इसका राइट आंसर बताना। 26वें का कौन सा होगा? जीरादोई गांव किस लेखक से संबंधित है? इनका मतलब किस लेखक का जन्म हुआ था या फिर संबंधित बात एक ही होती है? तो कमेंट में बताना कि इनमें से किसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं नहीं बताऊँगा, इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना, जो पढ़ाई करते होंगे तो बता देंगे, वरना नहीं बता पाएंगे। अगला यहाँ पर इनमें से कौन सा नाटक है? रश्मिमांसा की, चंद्रगुप्त की, श्री रामचरितमानस की, यहाँ पर आकाशदीप? देखिए क्या बता रहा है, इनमें से कौन सा नाटक है? तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त है, ये नाटक है, मैंने आप लोगों को अभी बताया, ये जयशंकर प्रसाद का है। उसके बाद में रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, श्री रामचरितमानस महाकाव्य तुलसीदास जी का है, आकाशदीप ये यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की भी रचना है, लेकिन यह एक नाटक नहीं है। अगला है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चिंतामणि निबंध के रचनाकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं कि यहाँ पर कोई नहीं। तो देखिए चिंतामणि निबंध के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिदंबरा के रचनाकार हैं। जो चिदंबरा है इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं कि सुमित्रानंदन पंत है कि महादेवी वर्मा है कि रामनरेश त्रिपाठी हैं? इसमें आपको बताना है कि चिदंबरा के रचनाकार कौन है। तो देखिए 29वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा होगा? बी वाला, सुमित्रानंदन पंत हैं। ये क्या है? ये चिदंबरा के रचनाकार हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकायतन भी इन्हीं की रचना है, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये जरूर ही तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर श्री रामचरितमानस महाकाव्य के रचनाकार, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि श्री यहाँ पर सूरदास जी, यहाँ पर तुलसीदास जी हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, श्री रामचरितमानस महाकाव्य एक है और ये किसकी मतलब रचना है? तो यहाँ पर ये तुलसीदास जी की, ये आपको तो मालूम ही हो गया होगा। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर रस, छंद, अलंकार भी बता देता हूँ।
उसके बाद में अभी समास प्रत्यय, उसके बाद में पर्यायवाची और तत्सम तद्भव, और उसके बाद में अभी संधि, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुण रस होगा कि यहाँ पर हास होगा कि शोक होगा कि रत। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही यहाँ पर रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस ही पूछे जाएंगे। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, दो ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला है यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है, शोक होगा कि हास होगा कि करुण रस होगा कि रति होगा। तो इसका भी सिंपल सा हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये करुण रस का स्थायी भाव है, कौन सा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। अगला है यहाँ पर शीश पर गंगा हंसे, यहाँ पर भुजन भुजंगा हंसे, उसके बाद में हास ही को दंगा भयो, उसके बाद में यहाँ पर और नंगा के विवाह में। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करुण रस होगा कि हास रस की श्रृंगार रस वीर रस। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जहाँ पर विभावन भाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास रस उत्पन्न होता है। जैसे कोई कविता या नाटक को देखने में जो हमें हंसी प्रकट हो तो उसमें क्या होता है, उसको हम हास्य रस कहते हैं, बहुत सिंपल सा। और जिसमें दुख प्रकट हो या नायक नायिका बिछड़ गए हो तो समझ जाना कि करुण रस है। जैसे यहाँ पर ये है एक उदाहरण, ऐसा पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, और हा एक मेरे दुलारे में कौन सा रस है। तो देखिए इसमें भी सिंपल सा हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें शोक प्रकट किया जा रहा है, तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। देखिए ये भी जो ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही पूछे जाएंगे। तो देखिए पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए रूपक अलंकार की, उत्प्रेक्षा की, उपमा की, यहाँ पर अनुप्रास। तो देखिए यहाँ पर 35वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये भी बहुत सिंपल सा है। जो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है ये। उसके बाद में यहाँ पर अगला है चरण कमल बंधव हर्राई में कौन सा अलंकार है, ये भी बहुत सिंपल सा है, उत्प्रेक्षा, रूपक की, उपमा की, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए चरण कमल बंधव हर्राई, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, समझ जाना कि वहाँ पर रूपक अलंकार है। और जहाँ पर जन जानो या मनु मानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द आए तो समझ जाना उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उपमा अलंकार में जहाँ पर उपमेय में उपमान, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर कोई एक वस्तु है दूसरे वस्तु के समान उसको तुलना की जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो अगला है देखिए यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद, उसके बाद में मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सर चंद में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा की, यहाँ पर उपमा की, रूपक की, अनुप्रास। तो देखिए इसमें मनु शब्द दिया है तो समझ जाना कि जो उदाहरण में मनु या मनु मानो या जनु जानो या जनो मनो कोई भी वाचक शब्द हो तो समझ जाना कि यहाँ पर कौन सा होगा, तो रूप यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। और एक ज़्यादा उदाहरण पूछा जाता, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मनशैल पर आतो परयो प्रभात, तो उसमें भी मनो शब्द आ गया तो समझ जाना कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, जय सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धिराज सुविगुण सदन में छंद है। इसमें आपको छंद बताना है, तो रोला छंद होगा कि सोरठा की, यहाँ पर दोहा की, कोई नहीं। तो देखिए इसमें सोरठा छंद होगा क्योंकि इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, तो यहाँ पर सोरठा छंद हो जाएगा। और जो रोला छंद होता है उसमें क्या होता है, इसके 8 चरण होते हैं और इसके 11 और 13 पर क्या होती है, विराम यति होती है, और 24 मात्राएं इसमें होती प्रत्येक चरण में। ये आपको ध्यान रखना है रोला छंद में, बाकी आप लोग देख लेना। उसके बाद में यहाँ पर क्या अगला क्वेश्चन कौन सा है, अनु का उपसर्ग होगा, अनु है इसका उपसर्ग क्या होगा, अनुकरण होगा कि अमन होगा कि अपराध होगा कि कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, तो क्या कहलाता है वो अनुकरण, यहाँ पर अनुकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए कोई शब्द ये है इसी के पहले इसको जोड़ना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, अभी का उपसर्ग नहीं है, ये कन्फ्यूज नहीं होना, बोर्ड एग्जाम में देखिए नहीं भी पूछ सकता है भी पूछ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो देखिए अभिलाषा होगा कि अभिशाप होगा कि अपमान होगा कि अधिकार होगा, अभी का उपसर्ग नहीं, तो यहाँ पर अपमान नहीं होगा। बाकी देखिए अभी भी है, अभी इसमें भी लगा, अभी यहाँ पर इसमें भी लगा है यहाँ पर, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अपमान हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अधिकार नहीं होगा, यहाँ पर अभिवादन होगा, कौन होगा यहाँ पर, अभिवादन होगा,
ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अभिवादन होगा। देखिए अभिवादन या अभिशाप या अभिवादन ये सभी क्या हैं, ये सभी उपसर्ग हैं अभि के। उसके बाद में जो अपमान है ये अप का उपसर्ग है। ये समझ में आपको ध्यान रखना है, समझ में है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पर, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, नहीं भी पूछे जाएंगे तो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दिया जिससे आप लोग अच्छी तरीके से ये समझ जाओगे। समास या कोई या प्रत्यय हो या उपसर्ग हो। अगला यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 1 की 2 की 3 की 4। तो देखिए प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला यहाँ पर आई का प्रत्यय होगा, पढ़ाई होगा कि अभिलाषा होगा कि मधुरता होगा कि कोई नहीं। तो देखिए ये तो आई प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना। जैसे कोई तो शब्द दिया है तो इसी के ये आखिरी में जोड़ना है। जैसे कोई जैसे बंधु दिया है शब्द और यहाँ पर आपको तो जोड़ दोगे तो यहाँ पर बंधुत्व बन जाएगा। तो क्या है, ये एक प्रत्यय आखिरी में जो जोड़ना क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो आई में देखिए जैसे ये कोई पढ़ शब्द था और इसमें आई जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, ये पढ़ाई बन गया। क्या बन गया, ये यहाँ पर पढ़ाई बन गया। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी हो सभी में प्रत्यय आखिरी में कोई शब्द के आखिरी में जोड़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना। बाकी सेम ऐसे ही चाहे जो भी आए सभी ऐसे ही हो जाएंगे। अगला यहाँ पर नवरत्न में कौन सा समास है, द्विगु होगा कि यहाँ पर द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष समास होगा कि कर्मधारय। तो देखिए नवरत्न, नवरत्नों का समूह जिसमें संख्यावाचक हो, समझ जाना कि यहाँ पर द्विगु समास है। आँखें मीच के आपको यहाँ पर लगा देना है। कौन सा होगा, यहाँ पर आंखें बंद कर कर आप लोग ऐसे ही लगा सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सा है। जिसमें संख्यावाचक हो समझ जाना कि द्विगु समास है, जिसमें और का लोप हो या योजक चिन्ह लगाओ समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु होगा कि यहाँ द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा, कर्मधारय होगा कि तत्पुरुष। तो मैंने आप लोगों को बताया चौराहा 4 राहों का समूह, तो इसमें संख्यावाचक है तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर इनमें से द्विगु समास नहीं है, इसमें ऐसे आपको बताना है द्विगु समास कौन सा नहीं है। तो पंचपात्र होगा कि चौमासा होगा कि सप्तसिंधु होगा कि धर्माधर्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये सभी हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी, ये सभी द्विगु समास हैं। लेकिन जो यहाँ पर धर्माधर्म है ये क्या, ये समास द्विगु समास नहीं है। धर्माधर्म क्या है, धर्म और अधर्म हो जाएगा द्वंद्व समास। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, नहीं पूछ रहा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, जब इसका यहाँ पर समास विग्रह करोगे मैंने बताया कि योजक चिन्ह लगा होगा। केवल यहाँ पर नवरत्न में छोड़कर इसमें द्वंद्व समास है। ये देखिए यहाँ पर एक ये मतभेद है, बाकी कोई भी हो सभी में समझ जाना जिसमें योजक चिन्ह लगाओ समझ जाना यहाँ पर द्वंद्व समास हो, या फिर और का लोप हो समझ जाना बीच में और लगाओ, जैसे माता पिता या राजा रानी, पाप पुण्य, धर्म और अधर्म। उसके बाद में यहाँ पर दिन रात, कोई भी यहाँ पर दाल भात कोई भी हो सकता है, तो समझ जाना कि वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, इससे आप लोगों के इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना अभी, और अभी आप लोगों को बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। अगला यहाँ पर कपूर का तत्सम रूप है, कर्पूर होगा कि यहाँ पर कपूर होगा कि कापूर होगा कि कानपुर होगा। तो देखिए जो तत्सम रूप है कपूर का, कर्पूर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है, नेह का तत्सम रूप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेह है इसका तत्सम रूप है, नेहा होगा कि गीता होगा कि स्नेह होगा कि कोई नहीं। तो देखिए नेह का तत्सम रूप कौन सा होगा, स्नेह होगा। बाकी जो आग का होता है वो अग्नि होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में एक और होता है यहाँ पर, कौन सा होता है, पत्थर का प्रस्तर हो जाता है तत्सम रूप। उसके बाद में यहाँ पर अगला है सांप का तत्सम रूप है, सर्प होगा कि नाग होगा, काला नाग होगा कि अजगर होगा। तो इसका भी बहुत सिंपल सा है, सर्प हो जाएगा। सांप का क्या होगा, सर्प होगा। उसके बाद में कुआं का कूप होता है, घी का घृत होता है तत्सम रूप। ये आपको सभी चीज़ें पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है, वारिज होगा कि सरोज होगा कि पंकज होगा कि वारिद होगा। तो देखिए कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जिसमें आखिरी में ज लगा हो, चाहे पंकज हो, चाहे वारिज हो, चाहे सरोज हो या जलज हो, समझ जाना कि कमल का ही पर्यायवाची है। जिसमें
यहाँ पर ध लगा हो तो समझ जाना कि यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची है, और द लगा हो तो समझ जाना कि बादल का होगा। तो नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, बाकी ये सभी कट जाएंगे। अगला यहाँ पर बादल का पर्यायवाची शब्द है, तो अम्बुद होगा कि भान होगा कि सुमन होगा, यहाँ पर सुमन होगा कि यहाँ पर पंकज होगा। तो अम्बुद मैंने आप लोगों को अभी बताया कि द आखिरी में जो द हो समझ जाना कि सभी में बादल का पर्यायवाची हैं हो जाएंगे। बाकी जो भान हो ये सूर्य का पर्यायवाची है, सुमन यहाँ पर कमल का पर्यायवाची, पंकज यहाँ पर कमल का ही पर्यायवाची। अगला यहाँ पर सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं बताना है। देखिए दिवाकर भी है, दिनेश भी है और यहाँ पर दिनकर भी है, लेकिन जो सुरेंद्र है ये यहाँ पर इंद्र का पर्यायवाची। राइट आंसर यहाँ पर नहीं पूछ रहा, तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। बाकी ये सभी इसके तो पर्यायवाची लेकिन नहीं पूछ रहा, तो राइट आंसर यहाँ पर सुरेंद्र हो जाएगा। अगला है यहाँ पर चांद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पर्यायवाची नहीं ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि आपको कंफ्यूज करने को ऐसा ही आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो चांद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पर दिनेश है ये चांद का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची। बाकी मयंक भी है, हिमांशु भी है, राकेश भी है, लेकिन यहाँ पर जो दिनेश है ये सूर्य का पर्यायवाची, ये आपको ध्यान रखना। नहीं पूछ रहा, तो राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर यद्यप का संधि विच्छेद होगा, यद धन अप होगा कि यदि धन अप होगा कि यद धन पी होगा कि कोई नहीं। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछी जाएगी जिसका नाम है यड़ संधि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यद धन अप होगा। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। कौन सा है यहाँ पर, स्वागतम में कौन सी संधि है, स्वागतम में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखिए आंखें मीच कर आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ये कौन सी है, यहाँ पर ये यण संधि है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक ही क्लास 10th में संधि पूछी जाएगी, वो है यण संधि, बाकी कोई संधि नहीं पूछी जाएंगी। तो ये आपको समझ लेना। उसके बाद में यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यड़च होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो शब्द रूप होते हैं और धातु रूप होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। देखिए मैं सारे तो बता नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें हमेशा बदल बदल कर आते हैं। तो आप लोग क्या करना है कि देखिए शब्द रूप आपको फल वाला तैयार कर लेना है और मती वाला तैयार कर लेना, दो में से एक जरूरी फंस जाएंगे, तो ये जरूरी तैयार कर लेना। उसके बाद में धातु रूप में जैसे हंस धातु और पठ धातु, ये दो जरूरी तैयार कर लेना एग्जाम से पहले। तो देखिए एक जैसे ये है फलाय शब्द रूप है, इसमें प्रथमा विभक्त एक वचन होगा कि षष्ठी विभक्त बहुवचन होगा कि चतुर्थी विभक्ति बहुवचन एक वचन होगा कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो फलाय है ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्त और एक वचन होगा। राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। तो इसको देख लेना, मैंने जो बताया है ये बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया। तो ये तैयार कर लेना, इन्हीं में से ज़रूरी फंस जाएंगे। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है कि आप कितने % लाना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में कितने % लाना चाहते हैं। आपका टारगेट कितना है, 80% है कि 90% है कि 95% है कि इससे भी प्लस है कि केवल 70% है कि अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी करी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पास होने की ट्रिक क्या है, तो ये वाला वीडियो देखिए, अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाए। जो PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। और एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। और तो कमेंट में बताना कि आपको इनमें से कितने % लाना, ये भी बताना। और कमेंट में बताना कि 60 में से आपको कितने मालूम थे। और जैसे आपको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, तो ये वीडियो देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।